मैं कह रहा हूँ प्रेम भाई, ये बंटा धारदामी है। उत्तराखंड की जनता कांग्रेस को विकल्प के रूप में इस बार चुन रही है, कांग्रेस की सरकार बना रही। अब आप क्या चाहते हैं कि मैं ऐसे किसी मूर्ख प्रवक्ता पर की बात पर मैं टिप्पणी करूं? बीजेपी के लिए तो उनका स्कूल से तो कोई मतलब है नहीं। उनका स्कूल, पढ़ाई, इन चीजों से कोई लेना देना है नहीं। नमस्कार, मैं हूं प्रेम पंचोली। न्यूज़ डिबेट के इस पॉडकास्ट में आज हमारे खास मेहमान हैं कांग्रेस पार्टी के मीडिया पैनलिस्ट अमरिंदर बिष्ट जी। हम अमरिंदर बिष्ट जी से बातचीत करेंगे, सवाल जवाब भी होंगे और कुछ खास मुद्दों पे बातचीत करेंगे कि इस समय कांग्रेस पार्टी की उत्तराखंड में क्या तैयारी चल रही है। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे कंट्रोवर्सी भी हो रही है और उनकी अपोजिशन में जो पार्टी है वो भी बहुत सारे सवाल उठा रही है। तो हम आज कुछ चीज़ें क्लियर करना चाहते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है बिष्ट जी आपका। बहुत धन्यवाद प्रेम भाई। और हमारी पार्टी के पक्ष को रखने के लिए आपने अपने प्लेटफॉर्म पर हमको स्थान दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। और आपके जितने भी सुधी दर्शक जन हैं, मैं उन सबको आपके इस चैनल के, आपके इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से उनको प्रणाम। बिल्कुल, तो हम शुरुआत में बात करेंगे, बाद में कांग्रेस पे भी बात करेंगे, क्योंकि आप जैसे हमने देखा कि छात्र जीवन से आप कांग्रेस से भी जुड़े रहे और आप छात्र नेता रहे हैं और डिग्री कॉलेज में आप अध्यक्ष रहे, छात्र संघ अध्यक्ष भी रहे और उसके बाद बहुत सारे काम आपने किए हैं। मीडिया में आपने बहुत अच्छा एक स्थान बनाया है और लगातार आप कांग्रेस, उसके बाद मीडिया के बाद आप कांग्रेस के लिए बहुत समर्पित कार्यकर्ता के रूप में हैं। लेकिन शुरुआत जब आप छात्र नेता रहे हैं तो किस तरह से आपका रुझान, क्योंकि हमने देखा कि जो भी छात्र नेता 95 के बाद जो छात्र नेता आए हैं, उससे पहले तो हर छात्र नेता जो है विधानसभा में जाता था, लेकिन 95 के बाद जितने भी छात्र नेता आए हैं उनमें से 50% जो छात्र नेता हैं वो बिजनेस या व्यापार या ठेकेदारी या इस तरह से कुछ और काम करते थे। लेकिन आप जैसे कुछ गिने चुने लोग हैं जो राजनीति में आए। देखिए, मेरी जो पूरी पृष्ठभूमि है वो राजनीतिक, जो पृष्ठभूमि है वो कांग्रेस से जुड़ी रही है जी। पुरखे, मतलब पिताजी और दादाजी के समय से ही जो है हम कांग्रेस परिवार से जुड़े रहे। तो चूंकि अब कांग्रेस पृष्ठभूमि से ही आना हुआ, तो उसी लीग पर हम आगे चले। और जब कॉलेज में स्कूल पास करने के बाद जब कॉलेज में गए, तो कॉलेज में फिर जो पार्टी का विंग एनएसयूआई है, छात्र विंग है एनएसयूआई के लिए काम किया। और फिर छात्र संघ अध्यक्ष रहने के बाद और फिर उसी लीग में आगे रहते हुए, और आज कई वर्षों से, एक आध वर्ष को अगर छोड़ दें अपवाद के रूप में, तो शेष पिछली जो 30 वर्षों की लगभग यात्रा है वो कांग्रेस के भीतर है और आज भी कांग्रेस के लिए ही काम कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर चूंकि समाज से जुड़ने का जो संस्कार था वो परिवार से आया, इसलिए वो रास्ता जो आप कह रहे हैं कि ठेकेदारी की तरफ जाता है, व्यापार की तरफ जाता है, तो चाह कर भी जा नहीं पाए, क्योंकि समाज से शुरुआती दौर में स्कूल से निकलने के बाद ही जुड़ गए। तो तब से सेवा में लगे हुए, और अब आप और हम तो एक उम्र के हैं। बिल्कुल। अब इस उम्र में आ गए हैं कि अब तो आप दूसरे किसी फील्ड में चुनने का अवसर भी आपके पास नहीं है, विकल्प समाप्त है। तो अब कांग्रेस में ही इस यात्रा को पूरा करना है। नहीं, मैं इस मायने में नहीं कह रहा हूँ कि व्यापार, बिजनेस या दूसरे ठेकेदारी के काम या दूसरे प्रॉपर्टी के काम या कंपनीज का काम लोग छात्र नेता रहने के बाद करें, वो भी अच्छा है। लेकिन जब आप छात्र नेता हैं, राजनीति में आ रहे हैं, तो वो एक वर्कशॉप है, एक कार्यशाला है कि आप आगे जा कर के आप जनप्रतिनिधि बनेंगे ना। जी जी इस मायने में उसका कहने का मतलब ये है। तो आपने चुनाव भी लड़ा फिर? जी जी जी। मैं कई चुनाव लड़ा हूँ, जैसा आपने कहा कि छात्र संघ का मैं चुनाव लड़ा, जीता। हाँ। उसके बाद मैं जिला पंचायत सदस्य के लिए चुनाव लड़ा, उसको भी जीता। उसके बाद फिर मैं दूसरी बार जिला पंचायत का सदस्य, मुझे निर्विरोध उत्तराखंड के, मतलब एक दो सदस्यों रहे जो निर्विरोध चुन करके आए। मुझे सौभाग्य हुआ कि टिहरी जनपद में मुझे दो दो बार, और उसमें भी फिर निर्विरोध जीत करके आने का सौभाग्य मिला। तो उसके बाद विधानसभा का भी एक चुनाव बीच में, जैसा मैंने आपको बताया कि एक आध साल की अगर यात्रा को एक दूसरे राजनीतिक दल में बदल दे, एक आम आदमी पार्टी के रूप में मैंने धनोल्टी विधानसभा से
प्रतिनिधित्व किया और 2022 का जो चुनाव था आम आदमी पार्टी के टिकट पर लड़ा और मैं हारा। और उसके बाद फिर मेरी यात्रा पुनः मतलब कांग्रेस से शुरू हुई है और अब उस यात्रा પછી बीच में ऐसा क्यों हुआ? कभी कभी आपको लगता है जब एक कुछ ऐसे लोग समाज में आते हैं, आजकल आप नेपाल के संदर्भ में देख लीजिए जिस तरह से जेनजी वहां पर उनकी एक सरकार बनी है और वो एक मैसेज दे रहे हैं समाज को, देश दुनिया को मैसेज दे रहे हैं कि जिस तरह से उन्होंने कुछ जो परंपरागत व्यवस्थाएं हैं देश दुनिया में, तो उस लीक को तोड़ करके वो जब एक नई लीक पर काम करते हैं तो जाहिर सी बात है लोग उनसे प्रभावित होते हैं। तो आम आदमी पार्टी का जो उदय इस देश के भीतर हुआ और दिल्ली में जिस मॉडल पर उन्होंने काम किया और मैं प्रभावित था उस मॉडल से, मैं प्रेरित था कि मतलब वास्तव कांग्रेस से नाराज नहीं थे आप? नहीं नहीं, कांग्रेस से कोई नाराजगी का प्रश्न ही नहीं है, लेकिन मैं ये चाहता था कि उत्तराखंड में खासकर जो पहाड़ी जनपद है वहाँ स्वास्थ्य को लेकर के लोगों की स्वास्थ्य की बड़ी समस्या है। अस्पताल हैं तो डॉक्टर नहीं है और डॉक्टर हैं तो मशीनें नहीं है। तो इस तरीके की समस्या है। वहाँ की जो पूरी पहाड़ की जो व्यवस्था है स्वास्थ्य की, वो जो झोला छाप बंगाली डॉक्टर होते हैं उनके ऊपर निर्भर है। वहाँ के जो विद्यालय है, अभी हाल का ही एक रिपोर्ट आपने पढ़ा होगा कि उत्तराखंड में लगभग 1000 स्कूल जो है बंद हो गए हैं। तो स्वास्थ्य को लेकर के, शिक्षा को लेकर के और इस तरीके की जो चीजें थी उसको लेकर के मुझे लगा कि उत्तराखंड में दिल्ली मॉडल पर उन्होंने जो काम किया अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया जी ने, तो मुझे लगा कि उस पर काम करने की आवश्यकता है। और दूसरा वहां पर जो बिजली वो फ्री देते थे और चूंकि हम तो उत्तराखंड है बिजली जनरेट करने वाला राज्य है, एशिया का सबसे बड़ा बांध हमारी छाती पर बना है और उसकी बिजली जो है देश को जा रही है और हमें ही बिजली ना मिले और मिले तो महंगे दामों पर मिले। बिल्कुल। तो इसको लेकर के फिर मैं ये चाहता था कि उत्तराखंड के लोगों को भी फ्री बिजली मिले और खासकर मैं जिस जनपद में आता हूँ, टिहरी डैमोसी जनपद उसमें में है। तो ये कुछ सवाल थे जिन सवालों को लेकर के मुझे लगा कि उत्तराखंड के लोगों की, टिहरी जनपद के लोगों की, धनोल्टी विधानसभा के लोगों की इन कुछ चीजों को लेकर के आम आदमी पार्टी में जाना उचित है। और मैं गया और मैं इन मुद्दों को लेकर के मुखरता से लड़ा भी। परिणाम अपेक्षा के अनुरूप नहीं आए और फिर थोड़े समय बाद फिर आम आदमी पार्टी भी अपना यहाँ से जो है उन्होंने जो उनका काम करने का जो स्ट्रक्चर था उसको समाप्त कर दिया। मैं फिर अपने परिवार में वापस आकर के अब जानते ही हैं कि बिल्कुल। तो आपको यहाँ भी दिल्ली नहीं संगठन जाना में काम कर रहा हूँ। हाँ, आपको आम आदमी पार्टी के साथ दिल्ली नहीं जाना था, उन्होंने स्किप कर दिया यहाँ पे। नहीं, उत्तराखंड हमारी कर्म स्थली है, हमारी जन्म स्थली है, जो करना जीना मरना सब उत्तराखंड में। तो आपको लगता नहीं कि जब आप छात्र नेता थे और उस एक बड़ा ग्रुप था आपका पूरे राज्य को लेकर के, हालांकि तब राज्य नहीं बना था पर राज्य के प्रति बड़ी ये थी ना, तो अधिकांश लोग तो आपके दोस्त सब बीजेपी में हैं। देखिए, मैंने जैसा आपको पहले ही बताया कि मेरे पास विकल्प ही नहीं था। मैं पारिवारिक रूप से ही कांग्रेस की विचारधारा से जुड़ा रहा। पिताजी कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता रहे, पंचायतों में लंबे समय तक कार्य किया। और मैं आपको बताऊं कि हमारे परिवार का तकरीबन 30-35 साल का पंचायतों में काम करने का मतलब एक अनुभव है। अभी वर्तमान में भी मेरे छोटे भाई ग्राम प्रधान है। मैं 10 साल जिला पंचायत सदस्य रहा। मेरे पिताजी ग्राम प्रधान और क्षेत्र पंचायत मेंबर। हम हर फॉर्मेट पर हमने काम किया है। विधानसभा के फॉर्मेट पर भी हमने एक प्रयास किया, असफल रहे। अभी इसका मतलब है कि अभी आगे इसका मतलब कि ग्रास रूट पे एक जो जनप्रतिनिधि की जो एक जिम्मेदारी होती है उसकी तकनीकी और लोगों को विश्वास में रखने का मैं एक कहना चाहता हूँ कि अगर बुनियाद की बात हम करें तो कांग्रेस की बुनियाद आप हैं। जी। तो आज क्या स्थिति है कांग्रेस में आपकी? मैं कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूँ, संगठन के भीतर काम कर रहा हूँ। इन दिनों एसआईआर को लेकर के, चूंकि उत्तराखंड में अभी प्री एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है और जल्द ही अगले 10-15 दिनों में एसआईआर शुरू हो जाएगा। तो एसआईआर को लेकर के किस तरीके से बूथ लेवल एजेंट बनाए जाएंगे, मैं अपनी विधानसभा धनोल्टी का बूथ लेवल एजेंट 1 भी हूँ और वहाँ पर बूथ लेवल एजेंट हमने बनाए हैं।
पूरे राज्य में हमने, और पहली बार आपको हैरानी हो सकती है कि पहली बार उत्तराखंड राज्य में संगठन के मामले में कांग्रेस किसी प्रोग्राम में बीजेपी से आगे हुई है। तो बीएलए बनाने का जो काम था, हम भारतीय जनता पार्टी को पिछाड़ करके आगे चल रहे हैं। हमारे 10,000 बीएलए अब तक कंप्लीट कर चुके हैं। 11,000 बूथ में से 10,000 हमने कंप्लीट कर दिए हैं, और उस पर बहुत गंभीरता से बात कर रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं इस बात को कि भारत निर्वाचन आयोग के कंधे पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार की, मोदी सरकार की, और इनकी बंदूक रहनी है। तो हमें किस मुस्तैदी के साथ, किस इच्छा शक्ति के साथ काम करना है, तो उसके लिए मजबूत तैयारी चाहिए। और ताकि जो जेन्युइन वोटर्स हैं उत्तराखंड में, वो मतदाता सूची से ना हटाए जाएं, और जो फर्जी वोटर्स हैं वो गलत तरीके से, जैसा भाजपा करती है, उनको न जोड़े। तो उसके लिए पूरी कांग्रेस की जो टीम है वो पूरी मजबूती से काम कर रही है, और उसी पर इन दिनों फोकस है। इसके अलावा मसूरी हमसे लगी हुई विधानसभा है, और उस विधानसभा में भी मैं प्रभारी के रूप में काम कर रहा हूँ। वहाँ के कांग्रेस कार्यकर्ताओं को एकजुट करने का काम कर रहा हूँ, वहाँ के लीडर्स के बीच में तालमेल बनाने का काम कर रहा हूँ। उसके अलावा मैं स्वयं धनोल्टी विधानसभा से आता हूँ, तो संगठन के अलावा, मसूरी विधानसभा के अलावा, वहाँ के लिए भी मैं जितना वक्त निकलता है तो मैं कोशिश करता हूँ कि वहाँ भी संगठन को लेकर जिस तरह से आप कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं, बहुत फेथफुली, और लगातार आप कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं, तो आप लोगों को कभी ऐसा लगता नहीं कि आपके हरीश रावत जी, हरक सिंह रावत, प्रीतम सिंह, गणेश गोदयाल और नव प्रभात, जो ये 4-5 नाम है, जब ये आते हैं और इनका जो वक्तव्य आता है, आप सब जो कार्यकर्ता जिस तरह से आप काम कर रहे हो, आप लोगों को थोड़ा लगता नहीं कि हम क्या कर रहे हैं? नहीं, देखिए, हम बहुत इनकी उत्साही, जो लड़ाइयाँ हैं कोई लड़ाई नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है। आप मुझे एक बयान बता दीजिए जिस पर आप ये कह सकते हो कि ये बयान कांग्रेस के कार्यकर्ता का मनोबल तोड़ता हो, या ऐसा कोई बयान जिससे लगता होगा कि नेताओं में, हमारे नेताओं में आपसी गुटबाजी है। पहली बार है ना? कहाँ है? विधानसभा में जब कांग्रेस के कोई भी प्रतिनिधि अपनी बात रखता है, तो कांग्रेस के जितने लोग हैं सब साथ नहीं दिखते। आपने देखा भी, गैरसैंण का ताजा सत्र देखा, किस मजबूती के साथ यशपाल आर्य जी के नेतृत्व में, प्रीतम सिंह जी के नेतृत्व में, और तमाम, मतलब जितने भी हमारे, भुवन कापड़ी जी को आपने लड़ते हुए देखा, हरीश धामी जी को आपने लड़ते हुए देखा, लखपत बुटोला जी ने आपको लड़ते हुए देखा, तो आपको दिखा कि एक टीम कैसे लड़ती है। और ठीक उसी तरीके से ये तो विधानसभा के अंदर 20 विधायकों की एक टीम है। आप यहाँ पर भी देखेंगे, जो संगठन के लेवल पर आप देखिएगा, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी, इस उम्र में जब पूरी भाजपा, अभी अमित शाह जी आए थे हरिद्वार में, और कह करके हरीश रावत जी को लेकर के इंगित करके गए वो अपने संगठन को, तो खौफ वहां तक है। मतलब हरीश रावत जी, नहीं, ये तो कांग्रेस कह रहे हैं कि खौफ, नहीं, क्यों मीडिया में इस तरह से हरीश रावत, जिनको चाणक्य, भारत के भीतर चाणक्य बनकर के स्थापित करने की कोशिश भाजपा कर रही है, अगर वो अपने भाषण में हरीश रावत जी का नाम ले रहे हैं तो क्या है? मतलब कद है हरीश रावत जी का। नहीं, ये तो आप नहीं मानते कि उत्तराखंड के भीतर वो एक हरीश, बीजेपी, कांग्रेस, हरीश रावत एक कद है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अभी हरीश रावत जी राजनीतिक हड़ताल पे चले गए और पूरा भूकंप आ रखा कांग्रेस के अंदर। नहीं, कांग्रेस और के अंदर भारतीय जनता पार्टी कह रही कि इनकी जो असली लड़ाई हो गई है। कांग्रेस के अंदर तो कोई भूकंप ही नहीं है। एक आदमी जो सेवा दल का कार्यकर्ता रहा हो, एक व्यक्ति जो इंटक में काम किया हो, राष्ट्रीय स्तर के कर्मचारियों के बीच में काम किया हो, और उन्होंने अपने उस अनुभव के आधार पर एक अर्जित अवकाश की बात कही, ये उनका हुनर है। उन्होंने कहा कि मैं 15 दिन के अर्जित अवकाश पर रहूंगा। कांग्रेस के भीतर तो कोई बात नहीं हुई। ऐसा कौन, मतलब किस राजनेता की, मैं वही कह रहा हूँ, किस राजनेता के अंदर इतनी ईमानदारी होगी जो ये कहेगा कि मैं 15 दिन की अर्जित अवकाश पर जाना चाहता हूँ? भारतीय जनता पार्टी तो कह रहे हैं ना, भाजपा कह रही ना, वही प्रेम भाई, मैं वही कह रहा हूँ कि इसको मुद्दा कौन बना रहा है? भारतीय जनता पार्टी वही बनाएगी ना, वो मुद्दा बना रहे हैं ना, क्योंकि उनके लिए, जो मैंने कहा कि उनके जो चाणक्य है, जब उनके दिमाग में हरीश रावत है, तो फिर भाजपा के जो या राज्य स्तर के नेता हैं, तो उनके वो तो भयभीत हैं हरीश रावत जी के अभामंडल से। तो इसीलिए वो हरीश रावत जी की किसी भी बात को
में वो इतना भयभीत हो जाते हैं कि उसको मुद्दा मुद्दा बनाने की कोशिश करते हैं। आपको पता है भाजपा का एक एक प्रवक्ता गांव-गांव घर-घर जा रहा है। किस लिए? इसलिए जा रहा है कि कांग्रेस के लोग अपनी ही वरिष्ठ नागरिक, वरिष्ठ नेता का सम्मान नहीं कर रहे, तो तुम्हारा क्या करेंगे, इसलिए तुम इनको हराओ, इनको वोट मत दो। ऐसा भारतीय जनता पार्टी को इस बात की चिंता क्यों है? भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता घर घर जा करके बता रहे हैं कि इनको अपने नेता की चिंता नहीं है। इसकी चिंता भाजपा को क्यों है? यही तो ये सवाल हम आपके माध्यम से ही उनसे पूछ रहे हैं, आपके इस चैनल के माध्यम से पूछ रहे हैं कि उनको हरीश रावत जी की अचानक इतनी फिक्र क्यों हो रही है? भाई उसके पीछे का क्या कारण है? दरअसल उनकी तोड़ फोड़ की राजनीति है। वो धरातल पर काम करने कभी वो कभी धरातल पर जाते, जनता अंकिता भंडारी जो हत्याकांड हुआ, हमारी बहन को जो मारा गया, घर घर जाके ये क्यों नहीं बताया कि वीआईपी कौन था? उत्तराखंड में शराब के साथ एक शराब की दुकान फ्री मिल रही है, घर घर जाके क्यों नहीं बताया? उत्तराखंड में खनन के नाम पर वसूली हो रही है, उत्तराखंड में लूट खसोट हो रही है, उत्तराखंड में उत्तराखंड का जो मूल नागरिक है वो हाशिए पर है। और हम यहाँ पर बैठे हैं, यहाँ से 200 मीटर की दूरी पर अभी कुछ ही 1 महीने पहले 2 महीने पहले की तो बात है जब हमारी एक बहन का गला रेत दिया किसी ने, और अभी सप्ताह पूरा नहीं हुआ प्रेम भाई, हमारे एक सैन्य अधिकारी जो रिटायर्ड सैन्य अधिकारी थे, सुबह की सैर करने निकले थे और गोली मार दी उनको। वो तो ये पहले इस राज्य कानून कार्रवाई हो रही है, नहीं हो रही है ना, लेकिन किसके अपराधी अपराधी कैसे खुलेआम गोलियां चला दे रहा है इस शहर के भीतर? कैसे कैसे लोग सुबह की सैर पर नहीं निकल पा रहे, हमारी बेटियां हमारी बहनें नौकरी करने के लिए नहीं निकल पा रही हैं। तो भाजपा के प्रवक्ताओं को मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि घर घर जा करके बताइए क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं। वो परसों वीडियो देखा आपने, वो गणेश जोशी जी को जो भगा रहे हैं मसूरी विधानसभा में, फौज के बहुत सारे लोग इकट्ठे हाँ, होकर सारे मिलिट्री के लोग देखा है ना आपने? हाँ। और एक भाजपा के एक और नेता हैं कर्नल अजय कोठिया, उनको भी भगा रहे हैं, देखा है ना? ये क्या है? समझ जाइए ना कि नहीं, वो तो कह रहे हैं समझ 4 जाइए। साल बेमिसाल। नहीं, किस बात में बेमिसाल? उनके लिए बेमिसाल। उन्होंने जो लूट की, बेमिसाल। अच्छा, उन्होंने जो उत्तराखंड राज्य को गर्त में डाल दिया। मैं तो कहता हूँ लोग, अभी राजनाथ सिंह जी आए थे, वो कभी पहले आए थे वो धाकड़ धामी कह करके गए, फिर आए वो नाम बदल गए, फिर धुरंधर धामी कह कर गए। मैं कह रहा हूँ प्रेम भाई, ये बंटाधार धामी है, और इस धामी ने उत्तराखंड का जो बंटाधार किया है, अब भविष्य में सरकार हमारी आए किसी की आए, ये जो गड्ढे इस राज्य में कर दिए हैं, इनको भरना अगली सरकारों के लिए बड़ा चुनौतीपूर्ण। पर यूकेडी कह रही कि 25 साल बदहाल, इस पे आप करेंगे, तो आप लोगों पे भी आरोप लगा रही है। नहीं, यूकेडी, देखिए मैं यूकेडी इस राज्य का मतलब क्षेत्रीय दल है, मैं उनके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं कि इस बार अगर यूकेडी के कुछ एक आध विधायक जीते तो ध्यान रहे कि जैसे पहले वो भाजपा के साथ चले गए थे और फिर न केवल गए, दिवाकर भट्ट जी और उनके दूसरे जो लोग थे वो भाजपा के कमल निशान पर चुनाव भी लड़े, और अगर मैं गलत कह रहा हूं तो आप बताइए। हाँ हाँ, सही लड़े। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि चलिए सरकार बनाना तो बहुत दूर की बात है, पर एक आध सीट भी अगर उनकी इस राज्य के भीतर आती है तो अपनी जगह पर खड़े रहे, हो सकता है काल उनको मौका दे कभी भविष्य में इस राज्य की कमान सौंपने का, लेकिन तटस्थता दिखाए, अपनी जगह पर खड़े रहे। तो इसको लेकर के कि वो क्या कहते हैं, मैं कोई टिप्पणी बहुत ज्यादा उस पर करूंगा नहीं। चलो, ये कांग्रेस की मतलब 2027 की तैयारी क्या है? कोई खास तैयारी आप कर रहे हैं तो बताइए। देखिए, राजनीतिक दल है और राजनीतिक दल के रूप में भाजपा तो कह रहे हैं ना कि हमारा पन्ना प्रमुख भी है। हाँ, हाँ। कांग्रेस के पास कुछ नहीं है, लीडर विहीन पार्टी है, नेतृत्व विहीन पार्टी है, कांग्रेस पास कुछ नहीं है, हमारे पास तो बहुत कुछ है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कांग्रेस की क्या तैयारी है? कांग्रेस पंचमुखी नेतृत्व के
नेतृत्व है हमारे पास। अब आप बताइए उनके पास नेता के तौर पर कौन है? वो मोदी जी के नाम पर वोट मांगने वाले हमको कहते हैं कि हमारे पास नेतृत्व नहीं है। हमारे पास हरीश रावत जी जैसा अनुभवी नेता है। हमारे पास प्रीतम सिंह जी जैसा शालीन और जनाधार वाला नेता है। हमारे पास यशपाल आर्य जी जैसा नेता है। हमारे पास करण महाराज जी जैसा नेता है। हमारे पास हरक सिंह रावत जी जैसे फायर ब्रांड नेता हैं। और हमारे पास जो पूरे राज्य की पहचान जिनकी बनी है, पूरे देश में जिनको लोग पसंद करने लगे हैं, गणेश गोदियाल जी जैसा नेतृत्व है। ये क्या भट्टू गट्टू क्या नाम है उनके, ये भट्टू और गट्टू हमको बताएंगे कि इनके पास नेतृत्व नहीं है। कांग्रेस के पास विजन है। कांग्रेस के पास ये जो राज्य बना, तो इस राज्य में जो आधार डेवलपमेंट का जो आधार बना, जो बुनियाद रखी, वो कांग्रेस ने रखी है। ये हमको बताएंगे कि हम मुद्दा विहीन है और हम नेतृत्व विहीन है। इनके पास मोदी के अलावा, ये मोदी जी के अगर इनके पास राज्य में नेतृत्व होता तो फिर ये मोदी जी के नाम पे वोट क्यों मांगते? मेरी चुनौती है महेंद्र भट्ट जी को, मेरी चुनौती है धामी जी को, वो अपने नाम से चुनाव लड़े, अपने कार्यों के नाम पर वोट मांग के तो देखे। एक बार पता चल जाएगा उत्तराखंड की जनता, ना उनको राजनीतिक कूड़ेदान में फेंक दे, नाम बदल दीजिएगा मेरे। तो इसका मतलब 2027 आप चुनाव जीत रहे निश्चित हैं। तौर पर आपने तैयारियों को लेकर के कहा, मैं नेतृत्व पर बात की। तैयारियों को लेकर के हम कोशिश कर रहे हैं कि एसआईआर में जो ये बेईमानी इन्होंने पूरे देश में की चुनाव आयोग के मार्फत, हमारा पहला काम है हम उसको रोकने का काम करेंगे। हमारे संगठन के लेवल पर हमारे प्रदेश की अध्यक्ष, नए अध्यक्ष आ चुके हैं, मैनेजमेंट कमेटी के अध्यक्ष आ चुके हैं, उसके अलावा कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष बन चुके हैं। कार्यकारिणी आप देखेंगे कि पूरे प्रदेश की जो कार्यकारिणी है वो अगले इसी महीने मतलब अप्रैल में ही कार्यकारिणी आ जाएगी। ब्लॉकों पर काम पूरा हो गया है, सेक्टर पर काम पूरा हो गया है, बीएलएस पर काम पूरा हो गया है। तो जो संगठन के लेवल पर जो काम होना था वो सब कंप्लीट हो गया है। और तकरीबन जिन नेताओं को, जो नेता हमारे संपर्क में हैं, उनकी ज्वाइनिंग के काम चल रहे हैं। अभी छः लोगों की, जिनमें से कुछ बीजेपी से आए और कुछ निर्दलीय, 6 ऐसे बड़े नेताओं की ज्वाइनिंग अभी हमने करा दी है। और इस महीने के अंत तक 6 और ज्वाइनिंग होगी और 6 की लिस्ट में फिर ये लंबी ज्वाइनिंग चलेगी। आपकी बात से, आपके कहने से मुझे याद आ रहा, धामी जी कह रहे वो 6 हमारे है ही नहीं, वो उन्हीं के थे। हम ये नहीं कह रहे कि वो 6 उनके थे, लेकिन हम ये कह रहे थे कि उनमें से 2 ऐसे थे जो उनके टिकट पर विधायक बने हैं। तो भाई राजकुमार ठुकराल जी 2 बार विधायक रहे। हाँ। वो भाजपा के टिकट पर तो विधायक रहे। वो कह रहे हमारे थे ही नहीं वो। मैं क्या कह रहा हूँ, वो जब विधायक रहे, वो भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर जीत के आए दोनों बार। हाँ। भीमलाल जी उनके टिकट पर चुनाव जीत करके आए। आज वो धामी जी के कुशासन से खिन्न होकर के पहले ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, इसलिए वो कह रहे, तो पहले ही वहां से बाहर निकल गए। आज वो हमारे साथ काम कर रहे, हमारे कार्यकर्ता के रूप में, हमारी पार्टी के नेता के रूप में वो आए हैं। और भी ऐसे लोग जो और दलों में रहे हैं या निर्दलीय रहे, वो भी आए हैं। और बहुत लंबी, गणेश गोदियाल जी ने कहा कल ही कि अभी किस किस रूप में कितने कौन कौन, मतलब नाम नहीं लिए, लेकिन कौन कौन लोग आने वाले हैं। किनको टिकट मिलेगा? किनको? जो आपकी पार्टी में आए। देखिए, टिकट की शर्त पर कोई पार्टी में नहीं लिया गया है। अच्छा। उनको पार्टी में लिया गया है शर्त पर कि वो पार्टी के लिए काम करें। और जब पार्टी में काम करेंगे तो हम ये नहीं कह रहे कि उनको टिकट नहीं दिया जा सकता। उनमें से जो सर्वे में आएगा और जो मेहनत करेगा और जो जिताऊ होगा, निश्चित तौर पर उनके साथ अन्याय भी नहीं होगा, उनको टिकट भी दिया जाएगा। अच्छा, जिस तरह से आपने बताया कि आपकी जो तैयारी है, बड़ी अच्छी तैयारी, मतलब बहुत, मतलब 1 by 1 तैयारी चल रही है। इससे तो ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस जीत रही है। तो आप थाम लेंगे क्या इतने लोगों को, जो जिनका नाम मैंने लिया? माना हरीश राव जी, चलो आप उनको वरिष्ठ नेता है आप लोगों के, वो चाहेंगे तो नहीं करेंगे इंटरफेयर, पर जितने ये और लोग हैं, हरक सिंह रावत, प्रीतम सिंह, गणेश गोदियाल और नवप्रभात जैसे लोग, नहीं, ये सब मुख्यमंत्री बनना चाहेंगे? नहीं, ऐसा तो कुछ है नहीं। आपकी जो अपोजिशन पार्टी ना, वो यही कहती है कि वहां तो सब मुख्यमंत्री देखिए, बनना चाहते उनको हैं। क्या कहना है, अपोजिशन के पास कुछ बोलने को है नहीं। उनके पास, मैं कह रहा हूं ना, उन कांग्रेस का जो खौफ है वो उनके मतलब मन मस्तिष्क पर इस कदर है
कि वो अपने कामों को लेकर के अपनी बात को नहीं करते, डरे हुए। वो इसी में है कि कांग्रेस के इर्द गिर्द ही वो, उनको नींद नहीं आती। मुझे लगता है कि कांग्रेस 24 घंटे सपने में भी कांग्रेस आती है उनको, इसीलिए तो हर बात पर आप ही कह रहे हैं कि वो ये कहते हैं, वो ये कहते हैं। अरे भैया, हम तो तुम्हारे बारे में कुछ नहीं कहते, तुम अपना काम करो, हम अपना काम करेंगे। लेकिन वो जानते हैं कि उत्तराखंड की जनता कांग्रेस को विकल्प के रूप में इस बार चुन रही है, कांग्रेस की सरकार बना रही है। तो वो इस बात से इसलिए भयभीत है, इसलिए उनको कांग्रेस सपने में आ रही है। ओहो। अच्छा, एक छोटा सा अनुभव, आजकल कांग्रेस के ग्रास रूट का कार्यकर्ता भी राहुल गांधी से मिल रहा है, आपका आमना सामना हुआ राहुल गांधी से? नहीं, मेरा ये सौभाग्य नहीं रहा राहुल जी से मिलने का, लेकिन निश्चित तौर पर जरूर कभी संगठन के कार्यों को लेकर के इस बीच में जब अच्छा, ऐसा कैसे दिल्ली आना जाना रहेगा तो मिलेंगे उनसे, या किस यहाँ वो आएंगे तो जरूर मिलेंगे। और उनके देखिए, राहुल जी के यहाँ मिलने की कोई बहुत ऐसी दिक्कत नहीं है। आप अगर कोई भी अगर मिलना चाहते हैं किसी भी मुद्दे को लेकर के तो मिल सकते हैं। हमारा, जैसा कि आपने ही कहा कि हमारे बहुत सारे कार्यकर्ताओं के फोटो आप लगातार उनके साथ मिलने को लेकर के देखते हैं, और जनसाधारण से उनका जो जुड़ाव है वो आप देखते ही है ना। कभी वो सब्जी मंडी में, आजादपुर सब्जी मंडी पहुंच जाते हैं, कभी किसी के घर पहुंच जाते हैं, कभी अभी हाल में ही संसद से निकल करके वो एक शादी में चले गए। तो ये उनका स्वभाव भी है, और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को लेकर के जो ये मेल मुलाकात का है, कभी भी उनसे मिला जा सकता है, वो कोई बड़ा सवाल है नहीं। अच्छा, एक बात और रह गई है कि आपने बहुत ग्रास रूट लेवल पे जनप्रतिनिधित्व का भी वहन किया है, निभाया उसको। कोई खास अनुभव आपके 10 साल तक आप जिला पंचायत रहे, उससे पहले भी आपने कहा कि हमारे परिवार के लोग भी जिला मतलब पंचायत स्तर के प्रतिनिधि रहे हैं, तो अपने 10 साल के कोई खास अनुभव है आपके कि मैं जिला पंचायत रहा हूँ और ये मेरा अनुभव है वहाँ का, जिसको आप चाहते हैं कि पब्लिक के बीच में जाए? देखिए प्रेम भाई, मेरी एक आदत है, स्वभाव है, मैं एक समय में एक ही काम करता हूँ जी। मैं जब पंचायतों के लिए काम कर रहा था तो मैंने कभी संगठन पर ध्यान नहीं दिया। अच्छा। मैं सिर्फ फिर पूरी तरीके से पंचायतों पर फोकस, क्योंकि आप डीपीसी मेंबर भी रहे। जी जी जी, तो पूरा पंचायतों को लेकर के ही काम किया। अब जब हम संगठन पर काम करते हैं तो फिर हम दूसरी तरफ नहीं देखते, फिर हम संगठन पर अभी थोड़ा पर ही सा ये जानना चाह रहे हैं, क्योंकि आपके जैसे जो जिला पंचायत बनेंगे। मैं आ रहा हूँ उस बात पर। तो पंचायतों के रूप में कभी भी अपने काम को लेकर के किसी भी व्यक्ति में अगर वो संतुष्ट होता है तो मुझे लगता है सबसे बड़ी उपलब्धि व्यक्ति के लिए जनप्रतिनिधि के रूप में वही है। और मैं अपने कार्यों को लेकर के एक पंचायत प्रतिनिधि के रूप में जो मुझे काम करने का मौका मिला और जो करने में मैं सफल रहा, मैं उससे पूरी तरह संतुष्ट हूँ। मेरे मन में ये सवाल नहीं आता कि यार थोड़ा समय और मिलता तो ये कर जाता, क्योंकि मैंने एक एक पल पंचायतों को दिए उस दौरान। और आप तो कई मामलों में उस यात्रा में आप साथी भी रहे, साक्षी भी रहे, और मेरे क्षेत्र में आपका आना जाना भी रहा कई गांवों में। तो जो पंचायत के प्रतिनिधि के रूप में आप देखेंगे, विद्यालयों में जितनी उम्मीद मुझे थी कि मैं विद्यालयों में इस तरीके के काम करना, मैं उससे बेहतर काम किया है। अच्छा। जितने मेरे क्षेत्र में जिस निर्वाचन क्षेत्र से मैं चुन करके आया, मैंने एक स्कूल नहीं छोड़ा जिस पर मैंने काम न किया हो। और अलग अलग मतलब न केवल उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के, उसके अलावा शैक्षणिक जो नवाचार हो सकते हैं उसको लेकर के भी काम किया। जो क्षेत्र का जो ढांचागत विकास को लेकर के, एक नदी है हमारे यहाँ बद्री घाट, मैंने उस नदी पर 7 पुल बना दिए एक पंचायत प्रतिनिधि के तौर पर। 7 पुल? हाँ, आप कभी जाइएगा, आप तो जानते हैं। हाँ। तो आप कभी जाइएगा तो उस नदी में आपको 7 पुल मिलेंगे जो जिला पंचायत और जिला योजना की मदों से बने होंगे। हाँ, तो लोगों को आना जाने की सुविधा। बिल्कुल बिल्कुल। और उसके अलावा अपने क्षेत्र में जो स्वास्थ्य के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, उपकेंद्र, स्वास्थ्य उपकेंद्र को लेकर के, खुद अपने गांव में भी 15 गांव के सेंटर में एक स्वास्थ्य उपकेंद्र को का भवन भी बनाया, पशु अस्पताल अपने गांव में बनाया, विद्यालय का
जैसा मैंने बताया इंटर कॉलेज की बिल्डिंग को जो था वो पूरी तरीके से नया कर दिया। बेसिक स्कूल जो मेरे गांव में, हमारे गांव में है, अपने गांव को बिल्कुल नया बना दिया सारे ही क्षेत्र में। मैं जब कह रहा हूँ तो मेरे गांव की बात नहीं कह रहा हूँ, मैं पूरे जो 28-30 पंचायतें हैं उन सब में इनका मुंह किया है। और कोशिश रही कि पंचायतों के माध्यम से न केवल उस निर्वाचन क्षेत्र में बल्कि उसके बाहर के जो अन्य अन्य वार्ड है उनमें भी काम किया जाए। और बहुत काम किया, बहुत काम करने की कोशिश की। जहाँ जिस प्रतिनिधि के साथ उनकी मदद भी करनी होती थी तो उनके साथ वो मिल करके भी काम किया। और एक पंचायत प्रतिनिधि के रूप में मैं संतुष्ट हूँ जितने काम मैं कर पाया। और मैं ये चाहता हूँ आगे के जो प्रतिनिधि हैं उनसे ये चाहता हूँ कि वो उन कामों को और तकनीकी आधार पर उसको और विकसित करें। विद्यालयों में जहाँ पर हम छोड़ के गए चीज़ों को, उसमें जो नई तकनीक है, नए लैब तैयार करें और नई नई चीज़ें बच्चों को दे सकें। इसी तरीके से अस्पतालों के लिए वो और बेहतर जो नई नई टेक्निक्स आ रही है उन पर उनको काम करना चाहिए। एक स्कूल का, क्योंकि स्कूल ये एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है कि जिससे पूरी दुनिया बदली जा सकती है। और आपने नेपाल का भी उदाहरण दिया तो वो सब हम लोगों के सामने है। पूरा जो कैबिनेट है उनका वेल एजुकेटेड यंग ब्रिगेड है वो। तो आपने विद्यालयों के साथ बहुत काम किया। एक विद्यालय का जिससे आप हमेशा संतुष्ट रहते हैं और जगह जगह आप उसका उदाहरण देते हैं, ऐसा कोई विद्यालय है आपका? ऐसे ऐसे बहुत सारे विद्यालय हैं। हमने मेरे क्षेत्र में ही म्याणी जागदार इंटर कॉलेज है, वहाँ पर हैं टीचर्स लोग अच्छा काम कर रहे हैं। श्री कोटराज की इंटर कॉलेज है, वहाँ पर मतलब आपके अच्छा काम जिला हो रहा है। पंचायत रहते उस स्कूल की जो स्थिति खराब थी और आपके रहते वो स्कूल अब सारे वो न कि फिर ऐसा आप कोई स्कूल नहीं? फिर आप नहीं आप पर्टिकुलर स्कूल की बात ही मत कीजिए। हाँ। जहाँ तक उसके उनके मतलब स्ट्रक्चर को लेकर के काम करना है, कोई भी स्कूल उठा लीजिए, कोई भी इंटर कॉलेज उठा लीजिए, ऐसा कोई इंटर कॉलेज आपको मिलेगा नहीं जहां हमने काम नहीं किया होगा। स्मार्ट क्लासरूम से लेकर के भवनों को बनाने से लेकर के बालक बालिका और स्टाफ के लिए अलग अलग शौचालयों को बनाने से लेकर के उनके लिए पानी की व्यवस्थाएं से लेकर के और भी कई चीजें जो एक विद्यालय में की जानी चाहिए जो वो हुआ है। किया है। तो कांग्रेस के लोग उदाहरण नहीं देते कि आमिंदर बिष्ट के क्षेत्र में जाओ देखो? नहीं, अब कोई, मैंने कहा ना, कोई क्या करता है कांग्रेस भाजपा का भी विषय नहीं है। पंचायतों को लेकर के तो मेरा ये मानना है कि हम सबको साथ मिल करके काम करना है। और लोग अप्रिशिएट करते हैं, लोग मानते हैं। आज भी हम अगर पंचायत से बाहर हैं तो लोग कह रहे हैं कि यार अब कई बार हमें फोन आते हैं इस बात को लेकर के कि काम को लेकर के लोग बात करते हैं, पूछते हैं। आज भी जो पंचायत प्रतिनिधि क्षेत्रों में जाते हैं उनके मुझे फोन आते हैं, भाई साहब ये आपने कैसा किया यार, तो कैसा इतना बड़ा काम कैसे हो गया। हाँ। तो मैं उनको रास्ते बताता हूँ, मैं उनसे बात करता हूँ और मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मतलब मैं खुश हूँ इस बात से कि मेरे ब्लॉक के ही नहीं, पूरे जनपद और राज्य स्तर के बहुत सारे पंचायत प्रतिनिधि, मतलब एक दिन में 10 पंचायत प्रतिनिधियों के फोन कम से कम मुझे आते हैं और काम को लेकर के पूछते हैं, बात करते हैं। ये बड़ी तो ये हमने मतलब काम कर करके ये अनुभव पाया, ये उपलब्धि है। बहुत बड़ी बात है। तो स्कूल को लेकर के मुझे अब ये याद आया, मैं मुझे पहले पूछना चाहता वो सवाल। इससे पहले भाजपा के एक प्रवक्ता यहाँ आए और मैंने कहा कि तुम्हारे सत्ता में रहते हुए हजारों स्कूल बंद हो गई है। तो उन्होंने एक लाइन में बोल दिया कि जो स्कूल बंद हुई है वो कांग्रेस ने अपनी दुकान को चलाने के लिए स्कूल खोली थी, वो स्कूल ही नहीं थी वहाँ पे, वो तो कांग्रेस ने खोली इसलिए उसको बंद होना था। अब आप क्या चाहते हैं कि मैं ऐसे किसी मूर्ख प्रवक्ता पर की बात पर मैं टिप्पणी करूं? नहीं, क्या ऐसा है? क्या ऐसा हो सकता है? अगर स्कूल खोलना मतलब कांग्रेस की दुकान खोलना हुआ तो ऐसी दुकानें तो हम 1000 खोलेंगे और अभी जिले में ही। अगर उनको लगता है कि स्कूल पर कहीं कहीं ठीक कहा प्रेम भाई उन्होंने, स्कूल खोलना अगर दुकान है ना कांग्रेस के लिए, स्कूल कांग्रेस के लिए उन्होंने कहा कि स्कूल मतलब कांग्रेस की दुकान, वही स्कूल बंद हुई, स्कूल कोई बंद नहीं वही। और बीजेपी के लिए तो उनका स्कूल से तो कोई मतलब है नहीं, उनका स्कूल पढ़ाई इन चीज़ों से कोई लेना देना है नहीं, उनको लोगों के कामकाज से कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि आप देख भी लीजिए, आप वर्तमान सरकार के ही चीज़ों को उठा लीजिए, वो किस आधार के चुनाव में किन चीज़ों को लेकर के जाते हैं, उनके मुद्दे क्या हैं। अब आप ही बताइए, हरीश रावत जी उनके लिए क्या मुद्दा है?
उनके लिए मदरसा बोर्ड क्या मुद्दा है, उनके लिए यूसीसी क्या मुद्दा है, उनके लिए धर्मांतरण कानून क्या मुद्दा है। को कभी सुना आपने कि वो डेवलपमेंट को लेकर के बात करते हैं? वो तो स्कूल जो बंद हो रहे हैं, स्कूलों को बंद करने को लेकर के भी वो संतुष्ट हो, कह रहे भैया ठीक हो रहे हैं स्कूल बंद। ना वो कांग्रेस ने खोली थी जब वो सत्ता में थी, वहाँ स्कूल की जरूरत ही नहीं थी, इसलिए वही स्कूल बंद हो गए और स्कूल कोई बंद नहीं। सत्ता में रहते हुए हम स्कूल खोलेंगे, सत्ता में रहते हुए हम अस्पताल खोलेंगे, सत्ता में रहते हुए हम पंचायत भवन बनाएंगे, सत्ता में रहते हुए हम ग्रामीण विकास के या शहरी विकास के क्षेत्र में मतलब जो भी काम हो सकते हैं वही करेंगे। तो यही तो एक सरकार का काम है। हाँ। सरकार का काम क्या, यही तो काम है। तो नहीं, ऐसा होता है कि कई ऐसे फर्जी स्कूल खोल दिया? आप बताइए ना। नहीं, आप अपने अनुभव बताइए, आप तो प्रतिनिधि भी रहे हैं ना। ऐसा कैसे संभव है भाई? एक गांव में एक स्कूल खुला है, जो स्कूल बंद हुए हैं वो 1000 स्कूल क्या गाँवों में ही तो चलते थे, उन स्कूलों में बच्चे पढ़ते थे, वो कहाँ चलते थे? या कागजों में ही चल रहे थे, स्कूल ही यही क्या स्कूल ही नहीं थे तब। क्या अब क्या कहें मतलब अब मैं भाजपा के वो जो भी होंगे मुझे नहीं पता, पर अगर कोई ऐसा कुतर्क कर रहा है ऐसे मूर्ख प्रवक्ता की, पर मैं क्या टिप्पणी करूं? अधिक रैपिड फायर करते हैं आप साथ। आप बहुत विद्वान व्यक्ति तो है और आपने लंबे समय तक पत्रकारिता की है और अच्छी पत्रकारिता की है, और मुझे भी आपके साथ काम करने का मौका मिला। एक रैपिड फायर करते हैं और अंतिम पे मुझे लगता है कि हमारी जो घड़ी की सुई है वो हमें कह रही कि अब आगे बढ़ना ठीक नहीं है, और फिर दोबारा आप साथ बात करेंगे। पंचायतों को लेकर के मुझे लगता है कि आप साथ एक लंबी बातचीत करने की जरूरत है। इन 25 सालों में 10 मुख्यमंत्री बने, इस पे हम एक रैपिड फायर करते हैं। आप क्या समझते हैं, समझते हैं, क्या कहना चाहते हैं आप, इनको किस तरह से देखते हैं? तो पहले मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी को आप किस रूप में देखते हैं? नित्यानंद स्वामी जी एक सरल व्यक्ति के रूप में मैं उनको देखता हूँ। बेहद सरल, बेहद सौम्य और व्यवहारिक। और भगत सिंह कोश्यारी? भगत सिंह कोश्यारी जी को मैं उत्तराखंड की राजनीति में एक शोरगुल करने वाले व्यक्तित्व के रूप में देखता हूँ। अच्छा। इनका काम शोर मचाना है, उसके अलावा कुछ करना नहीं। नारायण दत्त तिवारी? उत्तराखंड का जो पूरा ढांचा है उसका आधार नारायण दत्त तिवारी है। नारायण दत्त तिवारी इस राज्य के सही मायनों में पितृपुरुष है। वो भुवनचंद खंडूरी? भुवनचंद खंडूरी एक अनुशासित मुख्यमंत्री, एक अनुशासित व्यक्तित्व और केंद्रीय मंत्री के रूप में सड़कों के कुछ काम करने का कुछ उपलब्धियां उनके नाम है। और रमेश पोखरियाल निशंक? एक शातिर और चालाक राजनीति। अच्छा। विजय बहुगुणा? विजय बहुगुणा जैसे सामने है वैसे पीठ पीछे है। हरीश रावत? हरीश रावत पहाड़ियत, उत्तराखंडियत, पूरे उत्तराखंडियत का असली हस्ताक्षर हरीश रावत है। और त्रिवेंद्र रावत? त्रिवेंद्र रावत एक कड़क प्रशासक है। और तीरथ सिंह रावत? भोले भाले पहाड़ी भोले भाले पहाड़ी राजनेता है। पुष्कर सिंह धामी, जिनको आपने अभी क्या बोला? धुरंधर बंटाधार। हाँ, बंटाधार धामी को मैंने कहा मिस्टर बंटाधार। ये उत्तराखंड राज्य का जो पिछले 5-7 साल में पिछड़ा है, काल जब इसका मूल्यांकन करेगा तो धामी जी सबसे बड़े खलनायक के रूप में आएंगे। और धामी जी मुझे लगता है कि वो मीडिया जनित नेता हैं और कैमरे और कुछ जो मैनेज्ड मीडिया है उनके कारण वो नेता हैं, और कुल मिलाकर के वो नेता नहीं, एक बहुत कुशल मैनेजर है। क्या बात है, ये कुशल मैनेजर है धामी जी, और धुरंधर ने बंटाधार मुख्यमंत्री। इन्हीं सवाल और जवाबों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद अमरिंदर बिष्ट जी। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। लंबा समय लिया है। अगली कड़ी में ऐसे किसी और साथी से आपकी भेंट करवाएंगे, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।